अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पों में इजाफा, ड्रोन हमले में एक इसराइली हलाक, साउथ लेबनान में इसराइली फौज के हमले में एक शख्स जख्मी। सात अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रोकने में नाकामी का इसराइली फौज ने कर लिया एतराफ। नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हो सकती है कानूनी कार्रवाई। गजा में हर तरफ बिखरी पड़ी हैं लाशें। इसराइली फौज ने अब हजारों की तादाद में पंफलेट फेंक कर फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने का जारी किया फरमान। हिंदुस्तान की 7 रियासतों में होने वाले बाई इलेक्शन में बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका। असेंबली की 13 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन के नताइज में इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र एमएलसी की 11 में से 9 सीटों पर एनडीए अलायंस को जीत। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक सीट, तो वहीं शरद पवार के उम्मीदवार को मिली हार। और हैदराबाद से बिहार जा रही टूरिस्ट बस का हुआ दिलखराश हादसा, 3 ज़ायरीन की मौत, मुतादिद जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसे में बस का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने इसराइल में एक ड्रोन हमला करते हुए दावा किया है कि उसके ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जुनूबी लेबनान में राशिया अल-फक्का रोड पर एक मोटरसाइकिल को मुसल्लह ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर मौजूद एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे पहले इसराइली फौज ने कहा था कि उसका एक फौजी शुमाली इसराइल में एक झड़प में मारा गया, जबकि इसराइली फौज और लेबनानी हिजबुल्लाह के दरमियान सरहद पार से फायरिंग का तबादला जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रोकने में इसराइली फौज ने नाकामी तस्लीम कर ली है। इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने नेतन्याहू को शामिल करके रियासती इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की फौज ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है, जिसमें यह एतराफ़ किया गया है कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर का हमला न रोका जा सकता था। इसराइली फौज की ये नाकामी थी। ये बात फौज की तरफ से इस बारे में पहली बाज़ाब्ता तहकीकात के नतीजे में सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह तस्लीम किया गया है कि इसराइली फौज किबुत्स बैरी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुए। इस कम्युनिटी के इसराइली बुरी तरह हमास के हमले का निशाना बने थे। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा पर हमले तेज कर दिए, जिसके बाद तिल अल हवा के इलाके में 17 अफराद की लाशें बरामद हुई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जानबूझकर गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया और इसराइली हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहरी दिफा की टीमें जिंदा बच जाने वालों को बचाने के लिए आगे बढ़ी हैं, तो उन्होंने दर्जनों को शहीद पाया, जिनमें ज़्यादातर ख़ानदान, ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। कुछ लाशें मौके पर ही दफन कर दी गईं और दीगर को करीबी अस्पतालों में ले जाया गया। कई लाशें अब भी मलबे तले दबी हैं। इसराइली फोर्सेस करीब ही तैनात हैं। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ऐसे में इसराइली फौज ने गजा शहर के रिहायशियों को खबरदार करने के लिए हजारों की तादाद में पंफलेट फेंके हैं, जिसमें उन्हें गजा खाली करने का हुक्म दिया गया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से फेंके जाने वाले पंफलेट्स में गजा के मजलूमों को कहा गया है कि वह मुतय्यन किए गए रास्तों से निकल जाएं और साथ ही खबरदार किया कि शहरी इलाकों में खतरनाक लड़ाई जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पंफलेट्स की तक़सीम के बाद अपने बयान में कहा है कि इस इनक़िलाब से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की तकलीफ़ में बेतहाशा इजाफ़ा होगा, जिनमें से अक्सर बहुत मरतबा बेघर हो चुके हैं।
साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़िश्ता दिनों सदारती मुबाहिसे में नाकामी के बाद जो बाइडन की ज़बान एक बार फिर लड़खड़ा के एक दिन पहले यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर बुलाने के बाद अब उन्होंने अमेरिकन नायब सदर कमला हैरिस को ट्रंप कहकर मुखातिब किया, जिससे फिर एक मरतबा वो जग हंसाई की वजह बन गए हैं। काबिल जिक्र है कि बाइडन इससे कबल खुद को औरत भी करार दे चुके हैं। अपनी जिंदगी की 81 बहारें देखने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन की उम्र मुल्क के राय दहिंदगान के लिए तशवीश और शर्मिंदगी का बाज बनी हुई है। वो आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान जारी करते हैं जो जग हंसाई का बास बन जाता है। I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. So let's start there. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. So let's start there. नाइजीरिया में स्कूल की इमारत गिरने से 16 तलबा समेत 22 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेंट्रल नाइजीरिया के प्लेटू स्टेट में स्कूल की इमारत गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। इमारत मुनहदम होने के बाद स्कूल में सुबह की शिफ्ट जारी थी। हुक्काम का कहना है कि 100 से ज्यादा अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हलाक और जख्मी होने वाले ज्यादातर बच्चों की उम्रें 15 साल या उससे कम हैं। जापान के होन्शु सूबे के यामागाता जिले की मकामी इंतजामिया ने अपनी नुयत के एक अनोखे इक़दाम के तहत एक नया कानून मंजूर किया है, जिसमें रिहायशियों से कहा गया है कि वो बेहतर जिस्मानी और जहनी सेहत को फ़रोग़ देने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम एक बार ज़रूर हंसे। हांगकांग से शाये होने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि ये नया कानून गुज़िश्ता हफ्ते नाफिज किया गया था। ये कानून एक मकामी यूनिवर्सिटी की उस रिसर्च की बुनियाद पर है जिसमें बताया गया है कि हंसी अच्छी सेहत को फ़रोग़ देती है। इस कानून के निफाज का मकसद शहरियों को रोज़ाना बेतहाशा क़हक़हा लगाने, खुलकर हंसने या ज़ेरे लब मुस्कुराने की तरफ राग़िब करना है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब मज़ीद अहम खबरें। आज हिंदुस्तान की रियासतों हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में असेंबली के बाई इलेक्शन हुए, जिसमें अब तक की खबरों के मुताबिक इंडिया अलायंस की सबकत बताई गई है। इन 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए बाई इलेक्शन के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। 11 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत तय मानी जा रही है। इस दौरान पंजाब की एक सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मोहिंदर भगत की शानदार जीत का ऐलान भी हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी पीछे है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत की जानिब बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलूर सीट पर कांग्रेस आगे है, तो वहीं वेस्ट बंगाल की सभी 4 सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू आगे, मध्य प्रदेश की अकेली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर चल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु की एक सीट पर डीएमके का उम्मीदवार आगे चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र में एनडीए को धूल चटाने के बाद एमएलसी इलेक्शन में अपनी सीटें गंवा दी हैं।
एमएलसी इलेक्शन में नंबर गेम होने के बाद भी महाराष्ट्र की इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी अपनी सीटें जीत नहीं सका है। इलेक्शन में 11 में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि एमवीए को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई। इलेक्शन में सबसे बड़ा झटका शरद पवार ग्रुप की एनसीपी को लगा है, जिसकी हिमायत के बाद भी जयंत पाटिल को करारी हार झेलना पड़ा। महाराष्ट्र में हुए इस एमएलसी इलेक्शन को लेकर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से ज्यादा एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका खमियाजा शरद पवार हामी जयंत पाटिल को उठाना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, योगेश टेडेकर और सदाभाऊ खोत जीत गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2 उम्मीदवार कृपाल तुमाने और भावना गोली जीत गई। अजीत पवार की एनसीपी के दोनों उम्मीदवार शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर भी जीत गए हैं। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस की प्रज्ञा सातव को भी जीत मिली है। ताहम शरद पवार के हामी उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गए। 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 3 दफा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक दफा वर्षा पे बैठे थे, एक दफा यहाँ ही इनके चेंबर में बैठे थे कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले। महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने महाराष्ट्र एमआईएम के सदर सैयद इम्तियाज जलील के हमरा महाराष्ट्र में अहम मीटिंगें की हैं। उनके साथ मलकपेट एमएलए अहमद बलाला और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से औरंगाबाद में मुलाकात करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र में पार्टी की तोसी, मजबूती और आइंदा इलेक्शन पर गौर व क़ौस किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उन्हें परेशान करना है और जेल में रखकर केजरीवाल की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ करना चाहती हैं। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए,
उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है नंबर 1। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की गलती को ना दोहराए। गडकरी ने कहा कि बीजेपी अलग सोच वाली पार्टी है, इसलिए वो बार बार आवाम का यकीन जीत रही है। अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती थी तो उनके इख्तिदार से जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। गडकरी ने आगे कहा कि बीजेपी को इसलिए वैसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कांग्रेस करती थी, जिसकी वजह से उसे इख्तिदार से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस के एमपी व शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने आज वीडियो जारी करते हुए हिंदुस्तान में आइन के कत्ल का दिन मनाने के बीजेपी के ऐलान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस तरह के नोटिफिकेशन लाकर सिर्फ जरूरी मुद्दों से आवाम का ध्यान भटकाना चाहती है। घोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान जिनके बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में यह सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब यह सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। इस सरकार से मुक्ति ही अब देश के लिए संविधान से जुड़ने की और संविधान को आगे ले जाने की असली बात होगी। तो कोई भी नोटिफिकेशन देश स्वीकार नहीं करेगा। देश जानता है कि सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है। एक और सवाल है। इसी तरह कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने भी इस मामले पर बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क में आइन का कत्ल करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र, चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ हमारे सबसे
सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है, और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है, तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है, तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटा है, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। हैदराबाद से ज़ायरीन को ले जा रही एक टूरिस्ट बस का बिहार के गया में भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 3 ज़ायरीन की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस की NH18 भारतीपाड़ा मयूरभंज जिले में एक ट्रक से टक्कर हो गई। आज हफ्ते की अलग सुबह 5:30 बजे पेश आए इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी अस्पताल दाखिल कराया गया। हादसे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पों में इजाफा, ड्रोन हमले में एक इसराइली हलाक, साउथ लेबनान में इसराइली फौज के हमले में एक शख्स जख्मी। सात अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रोकने में नाकामी का इसराइली फौज ने कर लिया एतराफ। नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हो सकती है कानूनी कार्रवाई। गजा में हर तरफ बिखरी पड़ी हैं लाशें। इसराइली फौज ने अब हजारों की तादाद में पंफलेट फेंक कर फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने का जारी किया फरमान। हिंदुस्तान की 7 रियासतों में होने वाले बाई इलेक्शन में बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका। असेंबली की 13 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन के नताइज में इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र एमएलसी की 11 में से 9 सीटों पर एनडीए अलायंस को जीत। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक सीट, तो वहीं शरद पवार के उम्मीदवार को मिली हार। और हैदराबाद से बिहार जा रही टूरिस्ट बस का हुआ दिलखराश हादसा, 3 ज़ायरीन की मौत, मुतअद्दिद जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसे में बस का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।